डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप लोगों को अगर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो फैजान सर है हमारे साथ, वो आपकी जो भी सर्टिफिकेट रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उनका भी सेशन हमने रखा है। फैजान सर एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए इनको। हाय बच्चों, मेरा नाम फैजान है, जैसा कि खुशबू मैम ने बताया। और मैं अवंती के एलुमनाई टीम से हूँ। और मेरा काम ये होता है कि बच्चों को शुरू से लेके, जब से अभी पढ़ाई कर रहे हो तब से लेके जब तक कि उनको कॉलेज नहीं पहुंचा देता, मतलब उनको मैं छोड़ के ऐसा टाइप आता हूँ। तो मैं अभी तुम लोग के साथ भी वही करने वाला हूँ, और तुम लोग को मैं आज बताने वाला हूँ कि सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट है, कैसे बनाना होता है, और कब कब इसका इस्तेमाल करना होता है। थैंक यू। मैम आप स्टार्ट कर सकते हाँ जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो मनीषा मैम, मैं, हर्षित सर, तीनों यहाँ पे है ना। तो तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। और हमारे साथ यशवीर भी हैं, हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट, जो अभी फिलहाल एनआईटी दिल्ली में है। तो उन्होंने लास्ट के 4 मंथ में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी, है ना, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनका भी जो है सेशन हमने रखा है। तो आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्ट करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, ओके ओके। स्क्रीन विजिबल है ना सबको मेरी? Yes, ma'am. ओके ओके ओके। सो बच्चों, जो सब देखो, बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को ऐसे नहीं बोलूंगी कि ये भी कर लो वो भी कर लो, ठीक है। बिल्कुल आपका 40 to 45 मिनट्स का यहाँ पे सेशन रहने वाला है। एंड जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को करना है अभी आज से ही, वही हम टीचर्स जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन स्ट्रेटेजी। बहुत सारे बच्चे क्लास में बोलते हैं, पूछते भी हैं कि मैम शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए, है ना, रिवीजन करने हमें नहीं आता है, रिवीजन किस तरीके से करें। तो देखो, अगर मैं बात करूंगी आपके आगे शॉर्ट नोट्स की, तो शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे, मैंने आपको पहले भी बोला है, टीचर्स भी शेयर कर सकते हैं आपके साथ शॉर्ट नोट्स, वो कर भी देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, वो आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जब हम अपने हाथ से कोई चीज लिखते हैं ना, तो वो हमें ज्यादा लंबे टाइम तक भी याद रहता है कि हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहता है ना कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है और क्या क्या पढ़ना है। तो शॉर्ट नोट्स बेसिकली आप लोग कैसे बनाएंगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जैसे आपका सपोज कोई चैप्टर है, फिजिक्स का ही ले लेते हैं कोई चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी है आपका चैप्टर, राइट। क्योंकि फिजिक्स में आपको पता है न्यूमेरिकल तो होते ही होते हैं हर चैप्टर में, ठीक है। तो फिजिक्स में आप लोगों के हर चैप्टर में क्योंकि न्यूमेरिकल होते हैं, तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि उस चैप्टर में जितने भी जेई रेलेवेंट फॉर्मूलाज हैं, वो आप सबको उस शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। और जो आप फॉर्मूलेस लिखते हैं उनका क्या मीनिंग है, क्या टर्म यूज हो रही है, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अगर मान लो मैम ने वो चैप्टर पढ़ाते वक्त या टॉपिक पढ़ाते वक्त कोई आपको ट्रिक बताई है या कुछ भी ऐसी चीज बताई है जिससे आप, जो आपके लिए हेल्पफुल रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो वहां पे आप लिखेंगे। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगता है कि ये तो मैं बार बार भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है, और वो वहां पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ लिखने की बजाय आप क्या करोगे, बुलेट पॉइंट्स में उन चीजों को लिखोगे। जब आप ये करोगे तो आपके एक मतलब कम पेजेस में ना काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग क्या करोगे, लिख लोगे एक जगह पे, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे आगे जाके, ठीक है। क्योंकि आपके सामने फिजिक्स का सिलेबस है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, आप सारा तो नहीं कर पाओगे ना, एक एक चीज आगे जाके नहीं वहां पे रिवाइज कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे से आते होंगे वो आप शॉर्ट नोट से फटाफट रिवाइज करके उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही अप्रोच रहेगी जो भी मैंने बताया, क्योंकि उसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैम ने बताया था क्लास में जो कि इम्पोर्टेंट है, उनको लिखो, ठीक है।
जैसे अगर मान लो कोई थ्योरेटिकल चैप्टर है, जैसे डीएनएफ ब्लॉक, बहुत बच्चों का मैं सुनती हूँ कि मैम हमें मुश्किल लगता है, तो डीएनएफ ब्लॉक में जो मैंने मतलब टीचर्स ने मतलब मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, जो हाइलाइट्स मैंने आप लोगों को भेजे हुए हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स में बुलेट पॉइंट्स बना के लिख लो कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और ये चीजें ध्यान रखनी है। मतलब आपके शॉर्ट नोट्स इस तरीके से होने चाहिए कि जो भी क्लास में वो चैप्टर पढ़ाते वक्त टीचर्स ने इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखवाए थे, इंपॉर्टेंट, बेशक वो फॉर्मूला हो, कॉन्सेप्ट हो या कोई ट्रिक हो जो टीचर ने कहा था ये कर लेना आपके लिए काम आएगी, तो वो सब आपके शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बहुत ऐसे नहीं होगा कि तुम 10-10 पन्नों के शॉर्ट नोट्स बना दो, नहीं, ठीक है। आप ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स को आप 3 पेजेस में निपटा दो, बन जाएगा इतना एक चैप्टर का, राइट। तो इस तरीके से तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, समझ में आया। अब यहाँ पे ये बात भी आएगी, आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम शॉर्ट नोट्स के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता, तो बनाए कब। अभी आप लोगों के 12th के चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना, 12th के चैप्टर्स जितने आपके हो गए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अब वो कब बनाओगे, अब वो आप उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा आप लोगों को। आप छुट्टी लेते हो स्कूल से, आप तब बना लो। जब अगर मान लो आप स्कूल में कोई लेक्चर आपका फ्री है और आप नोट्स लाए हो तो वहां पे आप बना सकते हो, तो वहां से आपको टाइम तो बेटा निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब जो ये शॉर्ट नोट्स बन गए इन्हीं को यूज करो रिवीजन के लिए, ठीक है। इन्हीं को आप, अगर मान लो कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है तो उसको शॉर्ट नोट से फटाफट रिवाइज करके चलो और आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे जंप करो, है ना। पीवाईक्यूज भी क्या करने का तरीका है वो मैम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। अब रिवीजन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिवीजन कैसे करना होता है, देखो आप में से मोस्टली बच्चे, जितना हम लोग आप लोगों के साथ 1-on-1 करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोग 3 घंटे तो अराउंड दे पाते हो सेल्फ स्टडी को। क्लासेस के अलावा 3 घंटे 2.5 घंटे इतना आप दे पाते हो। अगर आप नहीं दे पाते हो तो आपको बेटा इतना तो देना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो देना पड़ेगा। तो अगर आप 3 घंटे के हिसाब से अगर मैं बताऊं, आप 3 आवर आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है और उसमें आप 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, जैसे आपके एक दिन में 2 लेक्चर होते हैं, तो आपका टारगेट बेसिकली ये होना चाहिए कि उन्हीं जो पढ़ाया गया है वो हम अच्छे से करें। तो अगर आपके पास 3 घंटे, तो मैं आपको ये बोलूंगी आप 40-40 मिनट्स तो रिवीजन के लिए छोड़ो, है ना। अब डिपेंड करता है कि चैप्टर कैसे, हो सकता है कोई चैप्टर आसान चल रहा हो आपका, बहुत जल्दी हो जाए, वो रिवाइज हो जाए टॉपिक, बट आइडली 40-40 मिनट्स आपको वो रिवीजन के लिए छोड़ना है। जो क्लास में करवाया उसको पढ़ना भी तो जरूरी है ना। कुछ बच्चे डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस पे जंप कर जाते, कभी भी ये नहीं करना चाहिए। पहले आपको जो पढ़ाया गया उसको एक प्रॉपर ढंग से पढ़ो, राइट। फिर उसके बाद जो आपका बाकी के टाइम बचेगा, 40-40 मिनट्स इसको देने के बाद जो आपका टाइम बचेगा वो आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे देंगे। जैसे मान लो केमिस्ट्री मैथ्स की क्लास है तो केमिस्ट्री के आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चंस कौन से करेंगे आपको पता है, जो आपके साथ टीचर शेयर करते हैं, वेदर इट इज असाइनमेंट के क्वेश्चन या फिर पीवाईक्यूज, वो आपको करने हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, क्योंकि केमिस्ट्री में बेटा फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी सारे थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आइडली आपको 20 to 25 क्वेश्चंस बनाने चाहिए, ठीक है। और रही बात मैथ्स और फिजिक्स की, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लग जाता है, तो आपको 50 मिनट्स में लगभग 15 क्वेश्चन इतने तो आपको करने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई जो क्लास के दौरान चल रहा है, उनको आप रिवाइज कर रहे हो। जो पहले हो चुके चैप्टर, उसके लिए आप लोगों को टीचर्स ने बोला भी है 1 दिन का ऑफ लो, दिन हफ्ते का एक संडे वाला दिन डेडिकेट करो आप पुराना चैप्टर रिवाइज करने के लिए, और 1 दिन अगर आप स्कूल से ऑफ ले रहे हो उसको डेडिकेट करो, वरना आगे होता जाएगा सिलेबस और पीछे का आप लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप समझ पा रहे हो, आपके पास 4 महीने आपको इसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है कि बेसिकली क्या क्या चीजें हम लोगों को कवर कर लेनी चाहिए, ठीक है। बोलो Yes, 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 ma'am. Yes, ma'am. एक्चुअली मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ये चीजें डुएबल हैं, बच्चे करते हैं, तभी आप लोगों को मैं गाइड कर रही हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ बता देती हूँ केमिस्ट्री में जो आने वाले दिनों में चैप्टर्स कवर होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बैचेस में कोऑर्डिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और कुछ बैचेस में मैंने हेलो एल्केन स्टार्ट करा दिया है, तो वो मैंने ओवरऑल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेटा अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली तुम्हारा ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाला है ना, और कुछ बैचेस में हो गया है। और ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैं तो पता नहीं, बहुत देखा है मैंने इतने सालों में, बहुत बच्चे डरते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक को तुम्हें सीरियसली लेने की जरूरत है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैम मेरा मन करेगा मैम अल्कोहल फिनोल में करूंगी या करूंगा बाकी मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस आपस में जो आते हैं पेपर में वो इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। प्योरली अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़े से कम चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं है आप एक चैप्टर करके खोलोगे चलो ये तो मुश्किल है मैं छोड़ दूंगा। आपको एक ऑर्गेनिक को सही ढंग से करना है और ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट सारे बच्चे खुद से ही बनाएंगे। अभी धीरे धीरे जैसे आगे ऑर्गेनिक प्रोसीड होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में डालनी है। ठीक है, और ये सारे कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 2 क्वेश्चन आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। 8 नंबर का चैप्टर है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डायरेक्ट क्वेश्चन आना के चांसेस कम है, बट वो बाकी चैप्टर से लिंक्ड है। अगर आपको स्टीरियो नहीं आया तो बाकी चैप्टर में सफर करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? बायोमोलिक्यूल्स, अमीन्स, ये तो बहुत आसान चैप्टर होते हैं, इनको आप कम टाइम में करके स्कोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो अब आगे आने वाले क्लासेस में तुम्हारा सिलेबस चलेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे क्लासेस मिस करते हैं, है ना, ये मन मत करना। मिस करोगे फिर रिकॉर्डिंग देखोगे फिर वहां पे कहोगे मैम समझ ही नहीं आया, दोबारा क्लास ले लो। तो ऐसा नहीं, आपको क्लासेस में आना पड़ेगा, क्लासेस में ही डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, और प्लीज जेई ओरिएंटेड पढ़ो, आपको पीएचडी नहीं करनी है। बहुत बच्चों को पीएचडी करनी होती है हर टॉपिक में। ठीक है, आपको जेई का एग्जाम निकालना है तो प्लीज जेई ओरिएंटेड पढ़ो, उस पर फोकस करो। राइट, ठीक है। सो ये केमिस्ट्री का है। उसके बाद आगे आई गेस हाँ फिजिक्स का है। तो मनीषा मैम बताएंगी फिजिक्स का किस तरीके से आपको आगे करना है। मनीषा मैम। देखो अभी तक जैसे अभी मैम ने जैसे बताया कि 4 महीने बचे हैं तुम्हारे प्री का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जनवरी में तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, बोल सकते हो कि मिड जनवरी 20 के बाद तुम्हारे पेपर जेई का कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास नवंबर तक तुम लोगों को अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है ना। नवंबर तक 12th का कंप्लीट करके दिसंबर में तुम्हारी रिवीजन चलेगी और उस पूरे दिसंबर में तुम्हारा 11th प्लस 12th, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 11th का भी कुछ ना कुछ चैप्टर्स करने पड़ेंगे। तो मोटा मोटा ये है नवंबर तक तुम्हें अब आने वाले जो चैप्टर्स जो रह गए हैं वो भी कवर करने हैं। नवंबर तक जो चैप्टर्स पीछे कंप्लीट हो गए हैं 6-7 चैप्टर्स वो भी रिवाइज करने हैं। समझ गए? तो यानी कुल मिला के आपके पास हर एक सब्जेक्ट का कम से कम भी 14 to 16 चैप्टर्स हो जाएंगे नवंबर तक। तो ये अपना गोल बनाओ कि नवंबर तक 12th कैसे कंप्लीट करें। अब हम जो आज ये मीटिंग रख रहे हैं टीचर्स, आज जो आप लोगों को समझा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चैप्टर्स होंगे उनका बैकलॉग मत क्रिएट करना, अदरवाइज आगे जाके कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी सब तीनों सब्जेक्ट्स में 40 to 30% सिलेबस बचा हुआ है आई थिंक। तो अब जो ये आने वाला 40% सिलेबस है ना तीनों सब्जेक्ट्स का, इसमें किसी का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जैसे अभी तक तुम्हारा चलता आ रहा है मैम वो चैप्टर नहीं आता, वो चैप्टर नहीं आता, मैथ में ये नहीं आता। अगर अब तुमने बैकलॉग बना लिया तो फिर हम टीचर से मत कहना कि मैम ये चैप्टर रह गया, क्योंकि नवंबर के बाद बेटा समय ही नहीं है। नवंबर के बाद तो रिवीजन करोगे, इतना सारा चैप्टर पढ़ा है, 1 महीने तो सिर्फ रिवीजन में लगेगी, पूरा दिसंबर तो रिवीजन में चला जाएगा। करेक्ट? बैकलॉग कब कंप्लीट करोगे? तो अब ये जो स्ट्रेटेजी है, मेरा जो फिजिक्स का सिलेबस रहता है तुम दोनों बैचेस में, MO3 में 3 यूनिट्स रहती हैं। मॉडर्न फिजिक्स ज्योमेट्रिकल कंप्लीट हो जाएगी। MO2 जो वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस यहाँ पे है, उनका भी EMI से चलेगा। तो देखो अभी भी अगर मैं बोलूँ तो मॉडर्न फिजिक्स की वेटेज और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेटा जो अभी चल रहा है उसको भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, जो अभी रनिंग में है क्लास में,
क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ से तुम्हारे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे। ठीक है, तुम्हें दिखेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में। मॉडर्न फिजिक्स से तो 100% आता है। तो यानी तुम्हारा 50% सिलेबस जो आता ही आता है ना, वो 100% ये लास्ट में फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं। बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत डुएबल है। सिमिलरली MO2 वाले बच्चों, तुम्हारा मैग्नेटिज्म चल रहा है, मैग्नेटिज्म की बहुत हैवी वेटेज है। ठीक है, मैग्नेटिज्म में EMI और अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो मैं यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे इन 3 चैप्टर से। सिमिलरली मॉडर्न फिजिक्स जो इतनी इजी है, पर वहां से 2 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिलेंगे। तो ये तुम्हारा फिजिक्स का मतलब बोले ना कि बहुत इजी सब सिलेबस, और यहाँ से और डिमांडिंग भी, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टीचर्स के साथ साथ कवर करना, टीचर्स जैसे जैसे कवर करवा रहे हैं वैसे कवर करके चलना। अगर चलोगे तो नवंबर तक तुम्हारा सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस टीचर गाइडलाइंस भी दे रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारा हो सकता है कि किसी दिन मान लो तुम्हें स्कूल से 2-3 दिन की ऑफ मिल गई, जैसे अभी हिमाचल वाले बच्चों को मिला भी हुआ है ना, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, तो उन 4-5 दिनों को ना ऐसे जाया ना करो। उनमें तुम क्या कर सकते हो, पुराने जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, जैसे कोई पुराना चैप्टर है, उनको ना रीड करना शुरू करो। अदरवाइज अगर तुम मान लो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसको पढ़े अब कितने दिन हो गए बताओ जरा, कितने दिन हो गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब पढ़ा था MO3 वाले बच्चों, कब पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? बहुत पहले पढ़ा था। हाँ, बहुत पहले। कब? अप्रैल में? अप्रैल में पढ़ा था। हाँ, अब देखो जिस बच्चे ने अप्रैल में पढ़ के छोड़ दिया होगा, बीच में रिवीजन ना करी होगी, तो उसने वो चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा, सब बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए उन चैप्टर्स को दोबारा से रिकॉल करना शुरू कर दो, वरना फिर जेई तो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हम सच बता रहे हैं, ये सच्चाई है, सच्चाई सामने लाना जरूरी है। 4 महीने बचे हैं भाई, तो जैसी छुट्टियां पड़ती हैं बेटा, पुराने चैप्टर्स रिवाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक कि कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक कौन सा करें ना करें? ठीक, ओके, तो देखो मैम ने दोनों ने बता दिया ओवरऑल। मैथ्स का मेरे को आपको यही डिस्कशन करना था आप लोगों के साथ कि अभी कुछ बैचेस में LCD कंप्लीट हो गया और AOD भी कंप्लीट हो गया, और अब इंटीग्रेशन, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक बचा हुआ है। तो ये जो इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस और वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, मतलब 12th का ये जो बचा हुआ सेकेंड हाफ है, इसका अगर आप जेई वेटेज देखोगे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50% वेटेज कवर कर रहा है, राइट। तो अगर जिन बच्चों ने, जिनका ऐसा हो गया है कि सर अभी तक हमारा इतना अच्छे से मैथ्स नहीं हुआ, या फिर हमारी बहुत सारी क्लासेस भी मिस हो गई थी, या फिर कुछ इतना अच्छे से नहीं हुआ है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा चांस है। ये जो टॉपिक्स है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, जेई के हिसाब से भी 50% वेटेज कवर कर रहे हैं, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी थोड़ा सा ये सेशन इसलिए भी रखा गया क्योंकि देखो अब जो टाइम है उसमें आपकी दिवाली भी आएगी, स्कूल की प्री बोर्ड भी आएगी। ठीक है, हो सकता है कुछ घर में शादियां वगैरह भी आ जाए आपके यहाँ, तो आपको है ना उन सब से डाइवर्ट ना होके इन टॉपिक की सीरियसनेस को जानना होगा, क्योंकि इनका वेटेज बहुत हाई है। इनको भी अगर आपने ढंग से कर लिया और इनसे रिलेटेड NCERT का भी पोर्शन ढंग से कवर कर लिया, तो भी आपका अच्छा कवर हो जाएगा। और मैथ्स में आपको पता है कि अगर इतने में से भी अगर आपने मान लो ये 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, उसमें से अगर आपने कम से कम 4 भी सही कर लिए तो भी 90% मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। देखो क्लासेस तो कवर होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप लोग DPP टाइम से नहीं कर रहे हो। कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। अगर अभी भी आपने टाइम नहीं निकाला और आपके पास अगर मान लो ये रीजन रहेगा कि सर हमारे पास स्कूल की प्री बोर्ड आने वाली है, दिवाली, घर में सफाई करनी है, झाड़ू लगाना, पोछे लगाने, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा सीरियसनेस रखना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, क्योंकि अब जो टॉपिक है उनका वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? Yes, yes, ये भी दिया sir. हुआ है, इन सबको काउंट करोगे, टोटल करोगे तो 50 नंबर लगभग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट इन को ढंग से कर लेना कवर। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है, हाँ, आपका हम डाउट डिस्कशन भी लास्ट में करेंगे। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसमें? हाँ, DPP एंड PYQ स्ट्रेटेजी जो मैं अभी बता रहा था कि अब आपको थोड़ा सा DPP और PYQ पे फोकस करना पड़ेगा। देखो अब मेजर 3 ही चीजें हैं। अब तक जितने लगभग 50% 12th का सिलेबस हो गया तीनों सब्जेक्ट में, तो उनका शॉर्ट नोट बनाना चालू कर दो, और जो 50% बचा हुआ है उनकी DPP और PYQ ईमानदारी से करो। ये 2 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है।
50% सिलेबस जो ऑलरेडी हो चुका है उनका शॉर्ट नोट आपको आप धीरे धीरे जब भी छुट्टी हो, ऐसा नहीं कि डेली बनाओ, जिस दिन भी छुट्टी हो, जिस दिन भी आपको टाइम मिले, संडे के दिन थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से बनाते जाओ। नहीं समझ में आता है ग्रुप में पूछो कि सर इस चैप्टर के शॉर्ट नोट कैसे बनाने, या फिर ये मैंने बनाया इसमें कुछ करेक्शन है क्या। आप ग्रुप में टीचर से अलग से पर्सनल मैसेज पे पूछ सकते हो। लेकिन अब शॉर्ट नोट दो, ओवरऑल समरी में करूँ तो एक तो शॉर्ट नोट आपको करने रिमेनिंग 50% के, और जो 50% सिलेबस बचा हुआ है उसकी डीपीपी और पीवाई की ईमानदारी से करना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ लगता है, फॉर एग्जांपल मैथ्स आपको टफ लगता है, तो आप ठीक है, आपसे अगर हार्ड लेवल पीवाईक्यू नहीं बन रहे, इजी लेवल पीवाईक्यू करो, लेकिन पूरी तरह से छोड़ो मत। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ये तीन ही मेजर पॉइंट थे जो आज हमको डिस्कस करने था, और आपके ये सेशन भी इसलिए रखा गया ताकि आप लोग अब अगले 3 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर आपने कहीं ब्रेक कर दिया, छोटी थोड़ी सी भी ढील दे दी, तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर बाद में पछताओगे आप लोग। ठीक है, तो अगले 3 महीने थोड़ा सा एफर्ट लगा लेना अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा एफर्ट, और जहां पे भी हेल्प चाहिए सारे टीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद फैजान सर आपको सर्टिफिकेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, और उसके बाद फिर यशवीर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा। आपको भी अगर कुछ क्वेश्चन है यशवीर के साथ, आप वो भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो फैजान सर आप स्लाइड शेयर कर रहे हैं क्या, या फिर डायरेक्ट करें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं स्लाइड शेयर इसको स्टॉप करें क्या? हाँ, इसको स्टॉप कर देते हैं। हाँ, आई थिंक मैम परमिशन भी आप दे देना खुशबू में। है। अच्छा है। ओके, सो सबसे पहले बच्चों मैं ये बोलना चाहूंगा ना, ये जो मेरे सेशन से पहले हर्षित सर ने, खुशबू मैम ने या मनीषा मैम ने बताया ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन रहेगी ना तो सब कुछ काम आएगा, सर्टिफिकेट का बेनिफिट भी काम आएगा, आपका स्कोर भी काम आएगा, आपको एडमिशन ही बहुत आसानी से हर किसी भी अच्छे कॉलेज में जिसमें भी आपने अपना ड्रीम सोचा है वो आपका एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। सेकंड है, देखो अब आप लोग का ना क्योंकि जो हम लोग का कट ऑफ है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने ना कट ऑफ डाल रखा है, ये आई होप कि आप लोग को पहले से पता होगा कि यार इस साल का 2025 का जो कट ऑफ रहा है वो क्या रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ से आपको समझ में आ जा रहा है कि कैटेगरी का बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर समझना है। एकदम भी आज का जो ये सेशन है ना, इसी को बता रहा है कि यार हमें अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट रखना है, अपने अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को बनवा के अच्छे से रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो ये सर्टिफिकेट हम लोग कब कब तक बनवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपका जो आपका फॉर्म खुलेगा ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जेई का, वो आपका मान के चलो अक्टूबर के लास्ट में खुलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अब सर्टिफिकेट आप बनवाने जा रहे हो कि अक्टूबर में अब फॉर्म आ गया तो अब अप्लाई करने चले गए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको क्योंकि टाइम बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज मैं बता रहा हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन आज से मिल गई। ठीक, अब आपकी जिम्मेदारी है इसको बनवा के आपको अक्टूबर लास्ट वीक, तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अक्टूबर सेकेंड वीक से पहले पहले आपको इसको बनवा के रखना है, ताकि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आराम से फिल कर पाओ। और पिछले साल क्योंकि ये चीज अपडेट हुई थी, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन आपको अपने जेई के फॉर्म में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये जरूर आपको ध्यान देना है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन के बाई अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक तैयार हो जाए, और वो आप फिर उसका इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है, इसके आगे कुछ और डेट्स भी हैं जो आपको दिखा रही हैं कि लास्ट डेट क्या होता है अप्लाई करने की, करेक्शन विंडो कब तक ओपन होती है, एग्जाम जैसे अभी मनीषा मैम भी बता रही थी कि आपका एग्जाम टेंटेटिव इसी जनवरी 2016 के आसपास मान लो, मतलब यही कुछ 22 से 30 के बीच में होता है। ठीक है, इसके अलावा रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो इसमें ना मल्टीपल कास्ट आ जाती है। जैसे आ जाती है एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और लास्ट में आती है पीडब्ल्यूडी। इसको बनवाने का क्या तरीका होता है, इसको मैंने थोड़ा और डिटेल में आगे भी समझाया है, बट यहाँ पे आप लोग देख के समझ सकते हो। जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एससी या एसटी से, उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार ऑफिस या एसडीएम ऑफिस से इशूड होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज है। ठीक है, आपका फॉर्मेट
एज पर एनटीए और जो एनटीए की वेबसाइट जो हम लोग का ये एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके हिसाब से आपका फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना है। बगल में मैंने एक मतलब मुझे ऐसे गूगल पे फोटो मिल गई थी तो मैंने डाल दिया। ऐसा ये अपने शहर में तुम ढूंढने मत लगना कि ये वाला ऑफिस का है, ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको बस पता लगाना है कि आपका नियरेस्ट तहसीलदार ऑफिस और एसडीएम ऑफिस कहाँ है, वहां आपको जाना है। वहां पे लोग भी होते हैं, वहां पे गवर्नमेंट अथॉरिटी से ऑफिसर्स भी होते हैं, वो लोग भी आपकी मदद कर देते हैं, आपको बनवाने में बहुत पूरा हेल्प करते हैं, ठीक है। ओबीसी को थोड़ा डिटेल में अभी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़े तो हम लोग को यहाँ पे दिखा ना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से ना सबसे बड़ा जो बच्चों का ना एक मैंने देखा है, मतलब कई बच्चे के साथ ये वाली प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चे ना इसको सोचते हैं कि जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है वही हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट से बिल्कुल अलग होता है। इसमें ना सबसे पहली चीज आपको ऐसे समझाता हूं मैं, इनकम सर्टिफिकेट किसका बनता है? जो कमाई कर रहा है, ठीक है। आप कमाई नहीं कर रहे हो, आपके फादर कमाई कर रहे हैं, उनका इनकम सर्टिफिकेट बनता है। जाहिर सी बात है उस सर्टिफिकेट पे आपके फादर की डिटेल्स होंगी, है ना। अब ईडब्ल्यूएस क्या काम करता है, इनकम सर्टिफिकेट को मतलब इनकम सर्टिफिकेट को अपडेट करके ये बताता है कि ये फादर है आपके और उनकी इनकम 8 लाख से कम है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, और ये इनका बच्चा है और ये वैलिड है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस ऐसे काम करता है। और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है ये सिर्फ जनरल वाले बच्चों के लिए होती है, ठीक है। अगर आप ओबीसी में रिलाई कर रहे हो, एससी एसटी में रिलाई कर रहे हो, तो आपको ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। और अगर आप ये जो एक मैंने क्राइटेरिया भी डाला है कि 8 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है और अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है तो भी आप इस कैटेगरी में नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान देना है और ये आपको बनवा के रखना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ओबीसी सर्टिफिकेट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मतलब जो मेरे साथ मुझे समझ में आया, बच्चों से बात करके मुझे समझ में आया कि ओबीसी सर्टिफिकेट में बहुत से डाउट्स होते हैं। क्या डाउट्स होते हैं? अब कोई बच्चा आके बोलता है सर मेरे पास ना स्टेट लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो क्या मुझे आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा? आप लोग बताओ, मिल जाएगा? स्टेट लेवल का अगर सर्टिफिकेट है और उसको एडमिशन लेना है मान के चलो आईआईटी बॉम्बे में, और उसका सर्टिफिकेट है बिहार का, वो एडमिशन ले लेगा? नो सर, हमारे पास एनसीएल होना चाहिए। एनसीएल होना चाहिए। वेरी गुड निशिता, ठीक है। जैसा कि निशिता ने बताया, ठीक है, ये एकदम करेक्ट बात है। उसके पास एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में जो मतलब उसका नाम आना चाहिए, ठीक है। तो ही वो बच्चा अपने जो हाई लेवल के कॉलेजेस में, टॉप लेवल के कॉलेजेस है, उसमें एडमिशन ले पाएगा। अगर आपने बहुत अच्छा अचीव किया स्कोर और आपके पास करेक्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इसका जरूर ध्यान देना है, आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है। हाँ, इसमें देखो एक जो चीज मैंने बताया कि स्टेट लेवल का जो हमारे पास सर्टिफिकेट होता है वो ना तब काम करता है, जैसे मान लो आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है, और दिल्ली के कॉलेजेस हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि डीटीयू है, एनएसयूटी है, ठीक है, आईपीयू के कुछ कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। उसमें कहीं कहीं पे ना स्टेट लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये आप मान के चलो कि आपको सेंट्रल वाला तो बनवा के ही रखना है, एनसीएल सर्टिफिकेट। अगर और उसके अलावा आपके पास स्टेट लेवल का भी है, दोनों है, तो आपका दोनों तरफ से काम आ जाएगा और आपको इस तरीके से इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गई? आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये कुछ पंजाब स्पेसिफिक बच्चे हैं, मुझे बस जस्ट रिएक्ट करके बताना, यहाँ पे कोई पंजाब से कोई बच्चा है क्या? ओके, यस सर। ठीक है। जैसे आप लोग को पता होगा बच्चों कि आपके स्टेट में एक सर्टिफिकेट होता है, बीसी सर्टिफिकेट, है ना। तो देखो बच्चे ना कहाँ पे अटकते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे जो हमारे पंजाब के बच्चे हैं ना, उनसे मैंने बात करी थी। वो क्या होता है ना, वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास बीसी सर्टिफिकेट है, बीसी सर्टिफिकेट इज इक्वल टू ओबीसी का स्टेट, ठीक है, मतलब ऐसे समझो आप, ठीक है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मेरे पास बीसी सर्टिफिकेट है,
और मैं अप्लीकेबल हो जाऊंगा सारे, मतलब जो भी मेरा, मतलब अगर जेईई मेंस दे रहा हूँ, जेईई एडवांस दे रहा हूँ, मुझे एनआईटी में जाना है, मुझे ट्रिपल आईआईटी में जाना है, कुछ अच्छे अच्छे जीएफटीआई कॉलेज में जाना है, ठीक है, तो वो सोचता है ना कि सर मैं बीसी सर्टिफिकेट से उसको मतलब अपने कॉलेजेस दे लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, आपको ना वैलिड सेंट्रल ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको अगर किसी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जाना है। अदरवाइज ये जो बीसी कॉलेज होता है ना, ये आपके पंजाब के जो कॉलेजेस हैं, जैसे पैक है, ठीक है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो बीसी सर्टिफिकेट का, ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना है पंजाब वाले बच्चे खासकर, कि आप ये अपना जो सर्टिफिकेट है वो रेडी करके रखना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ देखो, मैंने लोकेशन डाली हुई है और एक्सपेक्टेड टाइम डाला हुआ है कि भाई ये हमारा सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट कितने टाइम में बन जाता है। देखो यहाँ पे ना एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, जैसे पहले तो यहाँ इस पे बात कर लेते हैं जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, कि जो हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, एससी/एसटी होता है, या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें एक्सपेक्टेड टाइम जो मान के चलो 15 से 20 दिन का होता है, कि इतने इतने दिन में बनता है, ठीक है, इसको थोड़ा आप ना एक हफ्ता ज्यादा ही रखना। कभी कभी क्या होता है, आप गए तहसीलदार ऑफिस और वहां पे मान लो कोई हड़ताल चल रही है, कुछ चल रहा है, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपको एकदम ना लास्ट आवर में नहीं जाना है, ठीक है, आपको कोशिश करना है इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवा के रखे रहो, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है इसमें आने में, इसको पैक होने में, इसको पूरा बनने में, साइन होने में, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसका आपको ध्यान देना है। आपको ये लोकेशन मैंने डाल रखी है कि भाई आपके तहसीलदार ऑफिस में आपके ये सर्टिफिकेट बनते हैं। इसके ना कुछ ऑनलाइन फोरम भी हैं, ठीक है, अगर आपको कोई वैलिड ऑनलाइन फोरम भी मिल रहा है, जैसे दिल्ली के केस में ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट होती है, ठीक है, उस पे भी आप जाके अपना ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। बट सजेस्टिव ये होता है, मैंने जो मतलब अपने ऊपर रख के देखा है, और मेरे जितने भी स्टूडेंट रहे हैं पिछले साल, उनको मैंने यही सजेस्ट किया था कि आप जाके फिजिकली बनवाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको चीजें सही से पता चलती रहेंगी। और थोड़ा ऑनलाइन में हम फिल करके ना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो कभी कभी वो बहुत ज्यादा टाइम खींच जाता है, ठीक है, वैसा नहीं करना है आपको। इसमें आपको पूरा एक्यूरेट अपने जो भी आस पास का जो ऑफिस है उसके हिसाब से करना है, ठीक है, और इसमें ना कुछ पैसे भी लगते हैं, ठीक है, जो इसका गवर्नमेंट फी है वो तो कुछ अराउंड 50 से 200 रुपए का होता है। बट जैसे मान लो कोई एजेंट के थ्रू जा रहे हो आप, किसी मान लो किसी वकील के थ्रू जा रहे हो, तो उनकी कुछ अलग फीस हो सकती है, वो मतलब ब्रांच टू ब्रांच और स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है, आपको जिधर से भी मतलब जो भी भरोसेमंद आपको आदमी लगे उससे आप उसको फिल करा सकते हो, करवा सकते हो अपना काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने एक चीज ऐड करी है, आपको पता होगा होम स्टेट कोटा होता है और अदर स्टेट कोटा होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो ऐड किया है एनआईटी के कॉलेज ऐड किया है, एनआईटी सिस्टम के कॉलेज। यहाँ पे क्योंकि मैंने आईआईटी वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि आईआईटीज में ना ऑल इंडिया कोटा लगता है, ठीक है, आपको वहाँ पे कोई होम स्टेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, होम स्टेट का बेनिफिट आपको एनआईटी, जैसे एनआईटी हमीरपुर में हिमाचल वाले बच्चों को मिल जाता है, एनआईटी जलंधर में पंजाब वाले बच्चों को मिल जाता है 50%, ठीक है, एनआईटी उत्तराखंड में 50% का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। एनआईटी दिल्ली में बच्चों को नहीं मिल पाता है वो चीज, तो एनआईटी दिल्ली में आपका जो काउंसलिंग अथॉरिटी है जोसा, उसके ही थ्रू बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना है, मतलब इसको भी आप मद्देनजर रखते हुए अपना बेनिफिट और अपनी जो एक तरीके से जो एडवांटेजेस है वो उठा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्योंकि लास्ट में यही ऐड किया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में नहीं रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। आपको देखो, सबसे पहले जो आपका सर्टिफिकेट है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अप्लाई करना है। आपको कोशिश करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और वो फॉर्मेट उसका सही होना चाहिए। उसके बाद आपका जो, क्योंकि देखो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ ना एक चीज और भी होती है, इसको ना आपको हर, मतलब एनसीएल की बात कर रहा हूं मैं, हर साल आपको इसको रिन्यू कराना होता है, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो किसी बच्चे का एग्जांपल के तौर पे मान लो 2020 में ओबीसी सर्टिफिकेट बना था, ठीक है,
मगर उसने उसके बाद से कभी उसको रिन्यू नहीं कराया, ठीक। और वो चाहता है कि मैं जेई में जाऊं और यही डाल दूंगा, ठीक है। तो उसका जो सर्टिफिकेट है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जिनके पास सर्टिफिकेट बने हुए हैं उनको रिन्यू कराना है, और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको न्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो इसका आपको ध्यान देना है। और जैसे मान लो कि एग्जांपल तौर पे कोई बच्चा ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आ रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहा है, और अभी जाके उसने उसको वो कर लिया, रिन्यू कर लिया, ठीक है। तो उसका एक और काम होगा, उसका एक और काम क्या होगा, अप्रैल में जब नेक्स्ट अप्रैल आएगा 2026 वाला, उसमें फिर से उसको रिन्यू कराना होगा। क्योंकि देखो इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी ये जो रिन्यू कराओगे ये तो फॉर्म के लिए रिन्यू कराओगे, उस टाइम रिन्यू कराओगे, उसके लिए रिन्यू कराओगे कि तुम्हें अब एडमिशन चाहिए, तुम काउंसलिंग के लिए जाओगे, तुम जोसा में जाओगे, जैक की काउंसलिंग में जाओगे, ठीक है, बहुत सारी काउंसलिंग होती है, उसमें जाओगे ना तो वहां पे ही मांगते हैं, और वहां पे मांगते हैं, कहते हैं वो वैलिड और आपका रिन्यूड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको इसका जरूर ध्यान है, ये वाली जो चीज है ना ये हर साल बच्चों की फंसती है। तो आप जितने बच्चे मेरे को सुन रहे हैं और जितने बच्चे और भी हैं, अगर आप किसी को नोन को जानते हो उनको ही आपको बताना है, ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद क्या क्या चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको एक्सपायर जो सर्टिफिकेट है उसको नहीं लगाना है, ठीक है। आपको जैसे काउंसलिंग का जो टाइम होता है ना उसमें आप मतलब वो तो खैर एडवाइजरी निकलती है, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके के सर्टिफिकेट आपको इस्तेमाल करने हैं, क्या करना है, वो सब कुछ अंडरटेकिंग वगैरह भी आपको वहां पे मिलता है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर जैसे आपने ओबीसी सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने के लिए बोला है, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट को भी करवाना है? नहीं, एससी सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता, एससी और एसटी सर्टिफिकेट ना उसको रिन्यू नहीं कराते। रिन्यू सिर्फ रिन्यू का केस जो होता है ना वो अपना ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ही होता है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। तो देखो आज का टेक अवे क्या है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट सही होगा तो होगा सही आउटकम मिलेगा। हाँ यस ओके। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आज, हाँ बताओ बेटा। सर स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल वाला जो सर्टिफिकेट इशू है ये सिर्फ ओबीसी में या अदर कैटेगरीज में भी है? नहीं, अदर कैटेगरीज में नहीं है, सिर्फ ओबीसी में है ये। जैसे इसको ऐसे मानो कि अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट से बना हुआ है और आपको वही जो मैंने वो एग्जांपल लिया था आईआईटी बॉम्बे वाला, तो वो इस तरीके से मतलब समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, नीता कुछ भी। सर मैं कह रहा था कि मतलब मुझे ईडब्ल्यूएस का बनवाना है और मेरे पापा हाँ। मतलब जॉब नहीं करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इनकम सर्टिफिकेट तो बन नहीं पाएगा। तो नहीं, आप इसलिए फिर उसको देखो, मैं बताता हूँ आपको। इनकम सर्टिफिकेट के लिए ना आप एक बार बात कर सकते हो, जो आपका मतलब आयकर विभाग होगा ना पास में जो भी है, वहां पे जाके बात कर सकते हो। वो उसका भी सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी कोई कोई आपके पेरेंट्स में है ना, तो उसका भी वैलिड कुछ तो आइडिया वो बताते हैं, ठीक है। तो वो आप बनवा के फिर अपना ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बैंक इस कैटेगरी में आ रहे हो, 8 लाख से कम वाली कैटेगरी में आ रहे हो, तो सर बैंक स्टेटमेंट काम नहीं कर सकता काम कर जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट की जगह? नहीं नहीं नहीं, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। उसको आपको दिखा, वो एक तरीके से मान के चलो एक वैलिड प्रूफ हो जाता है आपको वो बताने के लिए कि मैं इस Okay. कैटेगरी में रिलाई कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट तो थोड़ा नहीं समझ में आता ना, ठीक है। चलो इसको खत्म करते हैं, फिर आप लास्ट में भी अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। तो आपको यही मैं बता रहा था कि आपके पास सर्टिफिकेट सही होगा तो आपको कॉलेज भी सही मिलेगा। आपको जो सर्टिफिकेट है वो जल्द से जल्द अप्लाई करना है। आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सही होना चाहिए और आपको कोई भी रॉन्ग और एक्सपायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अदरवाइज आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, आप लास्ट में अगर जनरल कैटेगरी में आ गए तो आपका सीधे सीधे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। 93, जैसे मैंने अब दिखाया कि 93 परसेंटाइल हो जाएगा। और मान लो आपने खूब मेहनत करी, आपने 95 परसेंटाइल मिला दिया और
तो आपको ना बहुत मतलब अच्छे कॉलेज तो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, फिर आपको फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वैसी परेशानी ना हो, इससे अच्छा है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ FAQs मतलब बच्चों ने भी मेरे से पूछे थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है। जैसे कि सबसे पहला बच्चों ने पूछा कि सर अगर मैं जनरल के लिए अप्लाई करता हूँ और मैं क्या उसके बाद, जैसे मान लो कुछ बच्चों का सवाल आएगा या दिमाग में भी चल रहा होगा, अरे सर तो बेवजह ही इतनी सारी बातें बता रहे हैं, हम अभी इस बार फॉर्म फिल कर देंगे और फिर उसके बाद देखेंगे, कर देंगे उसको एडवांस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने जनरल से एक बार डाल दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, आपको परेशानी हो जाएगी। तो आपको इसका ध्यान देना है, इसीलिए ये सेशन इतनी जल्दी रखा गया है। हर्षित सर ने और खुशबू मैम ने और मनीषा मैम ने ये सेशन का उद्देश्य ही यही था कि आपको ये सारी चीजें पता चल जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। उसके अलावा दूसरा बहुत मतलब ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर मेरा ओबीसी, जैसे मैंने बताया वो स्टेट लेवल वाला एग्जाम्पल, ठीक है, तो सेकंड वाला तो वही है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सर्टिफिकेट होता है मतलब EWS का NCL का, वो कब तक वैलिड होता है। तो जैसे मान लो आप इस साल अप्रैल में आपने बनवाया तो वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। आप इवन ये भी कर रहे हो, अगर मान लो आपने 30 मार्च को सर्टिफिकेट बनवाया, एग्जाम्पल के तौर पे आप कह रहे हो अरे सर आप तो क्या ही बात कर रहे हैं, हम तो 30 मार्च को बनवा लेंगे, काउंसलिंग में जाके सीधे बैठेंगे सही अच्छे सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो वैसा करना नहीं है, आपको सर्टिफिकेट अभी से बनवा के रखना है। दूसरा, अगर आप ये मैं सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि अगर सर मैंने गया मैं 30 तारीख को मैंने मतलब 30 मार्च 2026 को मैंने सर्टिफिकेट इशू करा लिया, ठीक है, मेरे पास आ गया, इशू डेट उसमें 30 मार्च है, ठीक है, तो क्या मैं जोसा और जैक की काउंसलिंग में बैठ पाऊंगा, मतलब मुझे काउंसलिंग में एंट्री मिल जाएगी आसानी से। तो क्या होगा, काउंसलिंग अथॉरिटी बोलेगी नहीं भैया आपको 1 अप्रैल 2026 से अपडेटेड सर्टिफिकेट लाना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा बहुत बड़ा बर्डन और वो बन नहीं पाएगा, ठीक है, बनने में बड़ा टाइम लगता है। तो आपको इसका ध्यान देना है कि आपका आफ्टर 1 अप्रैल ही जो मतलब नेक्स्ट रिन्यू होगा वो आफ्टर 1 अप्रैल ही आपको उसको रिन्यू कराना है, ठीक है, इसका ध्यान देना है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में उसको पहले ही करवा लेते हैं, ठीक है, तो पहले रिन्यू नहीं कराना है, बाद में रिन्यू कराना है, ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। और इस चीज को भी मिक्स नहीं करना है, ठीक है, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 30 मार्च 2026 को बनवाना है तो वो रिन्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं फॉर्म से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि आपको नया बनवाना है तो नया बनवाओ, आपने जो बनवा रखा है, जैसे मान लो आपने पिछले साल बनवाया था उसको रिन्यू नहीं कराया है इस साल के लिए, तो उसको रिन्यू कराना पड़ेगा फॉर दी JEE फॉर्म, ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना है। और फिर उसके बाद कुछ बच्चों के डाउट्स आते हैं कि हाँ वही कि जनरल का सर्टिफिकेट मतलब जनरल के थ्रू चले गए और हमने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, तो आपको मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस यही था मेरी तरफ से तो। और बाकी आप लोग बताओ, आप लोग को कोई डाउट है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ स्लाइड में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता सकते आई थिंक वेदांत सर पहले यशवीर का ले लेते हैं, फिर इन लोगों की क्लास भी है यशवीर, Okay. फिर अपन लास्ट में डाउट डिस्कशन इसके यशवीर के बाद कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। हाँ हाँ। तो देखो यशवीर जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था सबको, यशवीर हमारा अभी लास्ट NIT दिल्ली में उसने एडमिशन लिया इसी साल, ठीक है। तो यशवीर थोड़ा सा तुम गाइड कर दो, अब इनके लास्ट के 3-4 महीने बचे हैं, ठीक है, मतलब 4 महीने हैं और फिर जनवरी में लोग अटेम्प्ट देने जाएंगे। तुम्हें अगर अपनी तरफ से कुछ बोलना है तो यू कैन स्टार्ट। यशवीर हो कॉल में? यस सर हूँ सर। हाँ 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 यस सर। ओके। सर वो एक्चुअली मैं जरा वीडियो फिक्स कर रहा था। हाँ इट्स ओके। सर तो बाकी तो आप लोगों ने सब बता ही दिया, इनको अब क्या बताऊं मैं, मतलब हाँ, आपने सब कुछ बता ही दिया कि कैसे प्रिपेयर करना है कैसे नहीं, और मतलब हर एक चीज। तो बाकी तो अब ये इनके ऊपर है कि ये कितना और मेहनत कर पाएंगे। हाँ रात रात जगना है और बिल्कुल। मतलब नींद कम कर लेनी है कभी कभार, मतलब आखिरी 3 महीने में बस अब अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट के सेकंड भी चला जाए।
वो तो हेल्थ बस अच्छा करना और मेंटल हेल्थ एकदम बढ़िया रखना, और बाकी अच्छे से पढ़ो और काम करो। वाह, शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट मोटिवेशन हो गया है तो ठीक Yes, है। sir. अच्छा बच्चों, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, फिर आपके मन में यशवीर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर कोई आपको पूछना तो आप पूछ सकते हो हैंड रेज करके, किसी को एक एक करके। हाँ जल्दी जल्दी पूछो, सुनिधि पूछो। हाँ हेलो, गुड इवनिंग यशवीर भैया। भैया मत बोलो। मेरा आपसे डाउट था कि मतलब अभी जैसे हमारे पास 4 मंथ्स बचे हैं और आपके पास भी 4 मंथ्स बचे होंगे, तो आपने किस तरह प्रिपरेशन करी थी और कितना सिलेबस आपका हो गया था? एक्चुअली मैंने मतलब जब 12th में करी थी ना, 12th में तो सर जो काम देते थे उतना बहुत था, मतलब वो करता रहता था, और जो प्रीवियस ईयर है वो करता रहता था, मतलब उससे भी मतलब मेरे 95% 12th में भी बन गए थे। बट जब मैंने ड्रॉप लिया था ना, तो ड्रॉप में एक्चुअल में मैं क्या करता था, साथ जो क्वेश्चन करे, क्वेश्चंस के साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं ना, मुझको ये कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उनको लिख लिया या मार्क कर लिया, और उन्हें हर दिन दोबारा करना करा, तब जाके मतलब परसेंटाइल और बढ़ी थी मेरी। ओके ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ है? Yes, I want to ask. यस यू मे आस्क। आपने जैसे 12th क्लास में स्कूल का काम भी बहुत होता है करने के लिए, स्कूल वाले टीचर्स भी बहुत प्रेशराइज करते हैं कि ये काम करो वो करो, अलग से कोचिंग का भी होता है, सेल्फ स्टडी के लिए भी चाहिए होता है थोड़ा बहुत, तो आपने कैसे मैनेज किया? 12th वाले फेज में मतलब उस वक्त क्या होता था, हम लोग सुबह मतलब मेरा शाम का स्कूल था, तो मेरे क्या होता था, मैं क्लासेस लेने के लिए भी थोड़ा जल्दी आना पड़ता था, और मतलब जल्दी आकर क्लासेस लो, और फिर 11 बजे या 12 बजे तक क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद थोड़ी सी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, मतलब उतनी तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली बात है, तो थोड़ी सी नींद सेक्रीफाइस करके क्वेश्चन कर लो और सुबह उठ जाओ, और सुबह उठ के थोड़े से अगर मतलब हो तो रिवीजन कर लो और क्वेश्चन कर लो, और बाकी सर मैम क्वेश्चंस और रिवीजन सेशंस भी रखते हैं, तो वो दो, और टेस्ट रोज देना, टेस्ट कभी मिस मत करना, और टेस्ट की एनालिसिस करते रहना, आपके नंबर भी इम्प्रूव हो जाएंगे। सिंपल। और कुछ? थैंक यू। गुड इवनिंग भैया, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम टेस्ट देते हैं, हमारी नेगेटिव मार्किंग मतलब सिली मिस्टेक्स छोटी छोटी बहुत हो जाती हैं, हम जितना अवॉइड करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, हम श्योर होते हैं हमारे आंसर के ऊपर कि मतलब 2 बार क्रॉस चेक भी कर लिया कि आंसर सही है, बट कहीं ना कहीं फिर भी वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है, मतलब इसे कैसे स्ट्रेटेजाइज करें, कैसे मैनेज करें नेगेटिव मार्किंग को? अब देखो, सच बताऊं तो मतलब जब मैं कर रहा था तो मेरे संग भी ऐसे होता था, और काफी बार हुआ है ऐसे, कोई कम बार नहीं हुआ, इवन मेरे जेई के पेपर में भी हो गया था, एडवांस के में, सेकंड वाले में, तो इसका कोई ऐसा सोल्यूशन तो नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन मेरे को खुद मतलब टीचर है हमारे, मतलब मंजीश सर ने बताया था पहले, और वो तरीका काफी काम करता है। आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, आप उसका मतलब आपको सोल्यूशन मिलता होगा, आप उस सोल्यूशन को लिखो, और सोल्यूशन को ऐसे करो कि आपको उस टेस्ट का जो आपने दे दिया है वो अगर वापस आ जाए तो आप उसमें 100% स्कोर करो, इतने अच्छे से उसको एनालाइज कर लो, और उसके मतलब अगर कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिल रहा है तो लिख के उसे कर लिया करो, और इस तरह आपकी सिली मिस्टेक भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी, एज आपने पिछले वाला भी रिवाइज कर रखा है, तो आपको आगे भी ठीक लगता रहेगा कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपको पता चलेगा कि आपने इसमें सिली मिस्टेक करी थी, तो इस वाले को और अच्छे से ढंग से करना है, और नॉर्मल तो कुछ आप रिवीजन कर ही रहे हो, बस यही है। थैंक यू। कुछ नहीं ना, या कुछ है तो नितांत, अपने आपको बोर्ड्स कुछ को कितना पूछना है टाइम क्या? देना? हाँ, और लास्ट टाइम पे बोर्ड्स को कितना टाइम देना चाहिए? मैं सच बताऊं तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट जब कर रहे हो ना, थोड़ा सा हाँ, माइक
मेरे हिसाब से मतलब फर्स्ट जो अटेम्प्ट जो है, ट्राई करो फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ दो और फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छे से लिखो। और बोर्ड्स की जब तुम तैयारी करोगे तो साथ ब साथ मतलब तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पढ़ोगे ही ना, तो वो अच्छे से पढ़ते रहना। और हाँ, एक चीज, अगर आप तुम्हारे पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो मेरी तरह मत करना कि बीमार पड़ गए और एक एडिशनल सब्जेक्ट बेकार कर दिया, तो न उससे परसेंटेज गिर जा। परसेंटेज बढ़ाने के लिए एडिशनल सब्जेक्ट को भी ठीक कर देना, और मतलब इंग्लिश और साथ में रहती है, तो इससे क्या होगा तुम्हारे और साथ में पीवाईक्यूज लगा लेना बोर्ड्स के, मतलब अगर एक दो पेपर हो जाए तो उससे क्या होगा, अब तुम्हारी जो परसेंटेज है वो 90 क्रॉस कर देगी ऐसे। मतलब ज्यादातर में तो 90 पार ही होंगे, और अगर तुमने जेई के लिए खूब अच्छे से पढ़ा है तो समझ लो 90 पार ही है तुम्हारे नंबर, और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो ठीक है। और कुछ भैया, आप एडवांस के लिए तैयारी कैसे करते थे? जैसे कि अभी हम स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी लगती है, तो हम मैक्सिमम मेंस के लेवल की क्वेश्चन कर पाते हैं, तो हमें एडवांस की अप्रोच पता नहीं चलती, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जो एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, उनकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है और थोड़ी हार्ड भी होती है गैस करने के लिए। तो उनको आपने कैसे प्रैक्टिस की थी? एक चीज बताऊं, एडवांस में नंबर कितने चाहिए होते हैं? मतलब इस साल जो चाहिए थे वो चाहिए थे 74, और मेरे पिछले ईयर में 109 चाहिए थे जनरल की कट ऑफ की। और जब 109 चाहिए थे तो आराम से आप 109 तक, मतलब 105 तक तो मैं भी निकाल चुका था, और मेरी कट ऑफ मतलब ओबीसी वाली कट ऑफ भी क्लियर हो गई। तो अगर उतने नंबर लाने हैं ना, तो एक सिंपल सा मेथड है कि आप जेई मेंस का जितना कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। और अभी मतलब जैसे एक सीट तो आपको पक्की करनी ही है, तो जेई मेंस के लिए अच्छे से पढ़ो, जितना सर पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब अच्छे से पढ़ो। बाद में एडवांस की क्लासेस भी होती हैं आपकी, और अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे से दे दिया तो सर मैम क्या करेंगे, सर मैम आपकी 3-4 महीने जो है ना बचे हुए, वो मतलब एडवांस में ही जाएंगे आपके बोर्ड्स के समय, तो उसमें भी आपकी एडवांस की तैयारी होती रहेगी। बाद में जो और भी क्लासेस होती हैं एडवांस की, तो उनमें अच्छे से करोगे तो आपका आराम से निकल ही जाए। पर और 4 मतलब महीने बहुत कट ऑफ कम नहीं हुए? क्या? पर अगर 4 महीने देखे जाए तो 4 महीने बहुत कम नहीं हो गए इतने सारे चैप्टर को एडवांस लेवल के लिए कंप्लीट करने के लिए? सिर्फ तुम थोड़ी हो भाई, यहाँ दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी सारे बच्चे एडवांस के लिए जो प्रिपेयर करते हैं ना, साथ ब साथ क्या होता है, उसके मेंस के कॉन्सेप्ट पक्के नहीं हो पाते, उसकी मेंस की परसेंटाइल गिर गई। अब वो अगर तुम मेंस ही नहीं निकाल पाओगे तो एडवांस क्या, तुम बाद में एडवांस कैसे निकालोगे जब मेंस में बनी ही नहीं पाएगी तुम्हारी परसेंटाइल या कट ऑफ। इसलिए कह रहा हूँ पहले मेंस अच्छे से कर लो, और मतलब एडवांस तो हाँ, जो ज्यादातर बच्चे जो एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो हमारे जैसे रहते हैं जिनकी मतलब परेशानी रहती है, और 4 महीने काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे, और उसमें तो छुट्टी भी होती है काफी, तो तुम अच्छे से कर लोगे। इसमें तो तुम पढ़ भी रहे हो 12th के समय। थैंक यू भैया। बस यही है, और डर मत रखना किसी चीज का, मेरी तरह जब मैं डर गया था तो मैं पेपर में ब्लंडर कर आता था। हाँ कृतिका, पूछो क्या पूछना है आपको। भैया, हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट 11th के पढ़ने चाहिए कि 12th? 12th के और मैकेनिक्स के ऊपर, मतलब अगर तुम्हारी मैकेनिक्स खराब है तो इतना ध्यान मत देना कि मैकेनिक्स बिल्कुल खराब है, खराब है, खराब है। बेसिक पढ़ लो, अच्छे से कर लो, और उसको संभाल लो, क्योंकि मेरी मैकेनिक्स, मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था 1st में, तो मैंने 11th की सेकेंड हाफ से करा था या उससे भी बाद में, तो मेरी मैकेनिक्स पहले से ही गई हुई थी। तो 12th में मैं भी परेशान था कि मेरी मैकेनिक्स बहुत गई हुई है, बट उतना ध्यान नहीं दिया। 12th का अगर सिलेबस कर लिया तो भी आपके नंबर अच्छे बन जाए। 50% मतलब जेई का सिलेबस उतना ही होता है, और तुम अगर 50% जेई मार्क्स ले आए ना तो तुम्हारी बहुत ही अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। बस। थैंक यू।
ओके किसी और का है डाउट? ठीक है, थैंक यू सो मच यशवीर। देखो जो यशवीर ने बोला ना, उसमें से मैं अगर इसको समराइज करूं तो कुछ चीजें बहुत सही बोली है यशवीर ने। सबसे पहले आप लोग 12th पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आपने 11th में कैसे पढ़ाई की थी, राइट? सो प्लीज प्रायोरिटाइज योर ग्रेड 12 चैप्टर्स, अच्छे से उनके क्वेश्चंस लगाओ। देन आप लोगों का जो क्रैश कोर्स होगा दिसंबर में, उसमें टीचर्स विल कवर हाई वेटेज टॉपिक्स। क्लियर? सेकंड चीज, जो बच्चे एडवांस के लिए सोच रहे हैं, तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगी यशवीर की बात से, और ये इवन क्लास में भी आप लोगों को बताया जाता है। आप लोगों, अगर जनवरी में आप इतने अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कर लो कि जनवरी में ही आपका अच्छा परसेंटाइल बन जाए, ताकि आपका ये तो चलो मेंस में तो हमारा बहुत अच्छा हो गया, फिर उसके बाद जो महीने बचेंगे, और आपको सभी चैप्टर्स नहीं कवर करने होते हैं एडवांस में, ठीक है? जो आपके इवन 12th के जेई मेन सिलेबस में भी आप उनको भी बहुत अच्छे से कर लेते हो चैप्टर्स को, तो आप एक इस तरीके का स्कोर तो ले ही आओगे एडवांस में, जो कि आपको पहुंचा देगा आईआईटी, राइट? तो प्लीज अपना फोकस मेंस पे करो, पता चले मेंस में ही मार्क्स नहीं बने और तुम लोग एडवांस के लिए बैठ गए, ठीक है? और मेंस में परसेंटाइल कम है, बेशक क्वालिफाई हो गया और एडवांस में सीट नहीं मिली, तो दोनों तरफ से जाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप, अगर आपको करना है बहुत ज्यादा, आपका बोलते हैं ना कि एडवांस करना ही है, तो मेंस में फोड़ दो, फिर अपने उसके बाद जो बचेंगे महीने, उसमें आप उसको अच्छे से करो, ठीक है? और रही, हाँ, एक और चीज, जैसे भी यशवीर बोल रहा था, अगर जेई की प्रिपरेशन कर ली तो बोर्ड्स में तो अच्छा स्कोर आ ही जाएगा। तो यही बोला, ये आपको शायद बताया भी होगा टीचर्स ने। अपना, अगर आप क्लास में सही से सुन रहे हो, तो आप लोगों को कुछ ऐसा बहुत कुछ बोर्ड्स के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना जेई का कर रहे हो, तो आपका बोर्ड्स में भी डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा। ये बहुत सालों से हम देखते भी आ रहे हैं टीचर्स, ठीक है? सो ये 3 चीजें हैं जो मैं बोलूंगी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को अपना प्रिपरेशन में ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। बाकी ठीक है, किसी और को कोई और डाउट है तो आप प्लीज पूछिए, फिर नहीं तो सेशन को वाइंड अप करते हैं, फिर आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट होंगे। मैम अगर हम जेई देते हैं और हमारा जेई मेंस क्लियर हो जाता है, तो जरूरी है एडवांस भी देना होता है? नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं। अगर आपको नहीं देना तो ना, कोई नहीं, बात नहीं। अगर आपका जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल बन जाता है, और अगर आपको वहां पे एनआईटी में एडमिशन लेना, तो ठीक है। यस मैम। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऑल राइट। कुछ होगा तो आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ